दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में था। अब हम आर्टिकल्स की तरफ जाते हैं जो लॉ कहता है, ठीक है, जो इसके आर्टिकल्स कहते हैं 117 से लेके 129 तक। तो उसमें कुछ आर्टिकल जो हैं जो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के मतलब उनको ज़रूरत है तो उनको ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अगर जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हमने सिर्फ सिंपली सिर्फ उनके नाम लेके उसको मैं आपको थोड़ा बताता चलूँगा कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है। अब सबसे पहले आर्टिकल 117 क्या कहता है? आर्टिकल 117 कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? वो पार्टी जो असर्ट करती है कोई भी क्लेम को, किसी भी दावे को, किसी भी क्लेम, कोई पार्टी असर्ट करती है, किसी भी राइट को असर्ट करती है, तो उसी ने वो चीज़ प्रूव करनी होती है। अब फॉर सपोज मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, अगर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए, तो वो उनको पहले प्रूव करना चाहिए। अगर डिफेंस कोई अगर प्ली ऑफ एलिबाई लेती है तो डिफेंस को प्रूव करना होगा अपना राइट कि ये जो मतलब बंदा जो जिस चीज़ की प्ली लेता है, जो जिस हक की प्ली लेता है, वो उसको क्या करेगा? प्रूव करेगा। ये आर्टिकल 117 आपको बताता है। क्या कहते हैं? इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन वन। किसके ऊपर होती है इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन वन। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के ऊपर, उसके ऊपर है हु इज असर्टिंग फॉर सम राइट्स, जो कुछ राइट्स के लिए असर्ट कर रहे हैं। प्रूव इट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, और उसको आपने प्रूव करना है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ठीक है, तो उसको आपने प्रूव करना है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो ये अब बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसी एक पार्टी पे नहीं होता, जो भी कोई भी अपना राइट असर्ट करी होती है पार्टी, उसको बर्डन ऑफ प्रूफ उसको उसी के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ को प्रूव करना। आर्टिकल 118 ऑन whom burden of proof lies, लीगल एविडेंस डज नॉट कम फ्रॉम बोथ साइड्स। अब दोनों पार्टी में से कोई दोनों, जैसे हमने कहा कि अगर दोनों पार्टीज फेल हो जाती हैं, प्रोसिक्यूशन अगर फेल हो जाती है, तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करना है, उसको प्रूव करना है। अगर वो प्रूव नहीं कर सकते तो फिर अक्यूज को अक्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपना जो स्टांस था उनको प्रूव नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव नहीं कर सका, डिफेंस अपना वर्जन प्रूव नहीं कर सके, अपील या फेली पे वो प्रूव नहीं कर सके। अगर दोनों की तरफ से कोई एविडेंस नहीं आता तो अक्यूज को रिलीज किया जाता है, और जो प्लेंटिफ है या पिटिशनर है वो क्या कर देगा? केस को लूज कर जाएगा। अब इस एविडेंस के ना आने की सूरत में क्या होगा? जो पिटिशनर है या प्लेंटिफ है वो केस को लूज कर जाएगा। अब आर्टिकल 119 एंड 120 जो कहते हैं वो पर्टिकुलर फैक्ट्स के बारे में कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं अब फॉर सपोज A puts an allegation on B, अब A ने एलिगेशन लगाई B के ऊपर that he has murdered C, कि B ने कत्ल किया है, मर्डर किया है C का। बट B takes plea of alibi, अब B ने क्या किसकी प्ली ले ली? एलिबाई की प्ली ले ली। B has to prove this plea। अब मैंने जैसे कहा पर्टिकुलर फैक्ट आपने खुद प्रूव करना है। जिस चीज़ का राइट आप असर्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप राइट असर्ट कर रहे हैं, उसको आपने खुद प्रूव करना है। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट टुवर्ड्स B ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्ट। और जो सेक्शन 119 है वो आप बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ इज टू द पर्टिकुलर फैक्ट। जो भी पर्टिकुलर फैक्ट होता है उसको कौन बताता है? आपको 119 बताता है। और बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अगर कोई फैक्ट आपने उसको पहले फैक्ट को आपने प्रूव करना है कि वाकई ये फैक्ट है, ताकि जो उसका एविडेंस है उसका वो एडमिसिबल बन जाए। जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर फैक्ट्स को जो बंदा असर्ट कर रहा है उसी को उसने प्रूव करना होता है, ठीक है। जो फैक्ट नया बंदा इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है, इसने कत्ल तो किया है लेकिन सेल्फ डिफेंस में किया, अब ये नया फैक्ट है। उसने कत्ल तो किया लेकिन वो कत्ल हुआ लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, अब ये नया फैक्ट है। तो वो नया फैक्ट को जो बंदा असर्ट कर रहा है उसी ने प्रूव करना होता है, सिर्फ उसी फैक्ट के हद तक। आर्टिकल 121 जनरल एक्सेप्शंस ऑफ सेल्फ डिफेंस। सिंपल वही बात कि अगर कोई सेल्फ वर्शन की और क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ प्ली ऑफ एलिबाई या कोई जो हमने सेल्फ डिफेंस जनरल प्रोविजंस पढ़ी थी सेल्फ डिफेंस की पीपीसी में, अगर उनमें किसी कैटेगरी में फॉल करता है तो वो उसको खुद प्रूव करना होगा, ठीक है। आर्टिकल 122 बर्डन ऑफ प्रूफ फैक्ट इज विद इन द नॉलेज। अब एक फैक्ट सिर्फ आपको ही पता है। अब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आपसे कार्ड तलब करते हैं कि आप कार्ड दिखाएं, आपकी एंट्री तब होगी। अगर आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं, किसी बस का सफर कर रहे हैं, किसी कोच का सफर कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको टिकट होगी। अगर ये अब देखो आपके ऊपर उसके बिना पे अगर आपके ऊपर कोई चीज़ लगती है, कोई चीज़ आपको इल्ज़ाम लगता है, एलिगेशन लगती है, तो जिसके पास नॉलेज है उस चीज़ का उसी ने प्रूव करना है, ना कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने प्रूव करना है, ना कि उस टीटी ने जो आपके उस
टीसी जो होता है, या उसने आपके साथ उसने कोर्ट में जाके ये प्रूव नहीं करना कि इसके पास टिकट नहीं थी, बल्कि उसने प्रूव करना है कि मेरे पास टिकट थी या नहीं थी। किसने? जिस बंदे को उस पर्टिकुलर उसका फैक्ट का नॉलेज है। अब उसी को नॉलेज है ना कि उसके पास टिकट है कि नहीं है, तो उसी ने प्रूव करना है। आर्टिकल 123 बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। अब इसमें ये क्या कहते हैं, ये आर्टिकल 123 subject to article 124 when a question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years, वो 30 साल पहले जिंदा था, मतलब उसको लोग मानते थे कि वो जिंदा है। The burden of proving that he is dead is on the person who affirms it। अब जो बंदा ये कह रहा है कि वो फौत हो गया, वो मर गया है, तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है कि उसको प्रूव करे कि वो बंदा वाकई फौत हो गया कि नहीं हुआ। अब 124 burden of proving that person is alive who has been heard of for 7 years। Sorry. Burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years। अब एक बंदा है जिसको 7 मतलब जो रिश्तेदार हैं वो मान लिया 7 साल से वो उनको नहीं मिला, या वो मान लेते हैं कि वो फौत हो गया। अब कोई एक बंदा आता है कहता है कि नहीं मैंने उसको देखा है वो जिंदा है। अब जो बंदा आगे कहता है कि वो जिंदा है, तो उसने उसको प्रूव करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी को अप्लाई करता है। अब जो बंदा कहता है कि वो बंदा जिसको हम कंसिडर कर रहे थे कि वो अलाइव है, लेकिन कोई बंदा आके 123 में, लेकिन बंदा कहता है कि नहीं वो उसकी डेथ हो गई है, तो जो बंदा आगे कहता है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ अप्लाई करता है। अब यहाँ पे जो दूसरी सिचुएशन है उसमें क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग, आपने अब वो ये प्रूव करना है कि वो बंदा क्या कहते हैं अलाइव है, तो जो बंदा आगे कहता है कि ये अलाइव है उसी ने उस चीज़ को प्रूव करना है। अब उसके बाद आर्टिकल 125 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप। अब जो रिलेशनशिप होता है टेनेंट का रिलेशनशिप होता है, लैंडलॉर्ड का उसके जो हारी वगैरह होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप होता है, तो ये सारा रिलेशनशिप भी किसने बिल्ड करना होता है, या जो बंदा कह रहा होता है कि हमारी रिलेशनशिप खत्म हो गया है, तो जो बंदा इल्जाम लगा रहा है रिलेशनशिप आपस में खत्म हो गया है, तो जो बंदा असर्ट करे उस चीज़ को, उसी ने उस रिलेशनशिप को, उसने रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस को और उसी के खत्म होने को प्रूव करना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। अब ये सिंपल है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be the possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner। अब जिसके पास पोजेशन है उसके ऊपर बर्डन नहीं करता प्रूफ का, किसके ऊपर लाई करता है, जो ये इल्जाम लगा रहा है कि ये प्रॉपर्टी ये इसके पोजेशन में तो है लेकिन ये इसका ऑनर नहीं है, तब क्या होता है, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, जो बंदा इल्जाम लगा रहा है। प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन द रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब ये क्लाइंट और जो एडवोकेट होता है उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है, अब क्लाइंट कहता है कि एडवोकेट कहता है कि जो मैंने इसका सूट फाइल किया है, जो मैंने इसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की है, वो बिल्कुल मैंने एक गुड फेथ में की है, एक एक्टिव कॉन्फिडेंस में की है, तो उसका प्रूफ भी किसके ऊपर आता है, फिर इसके ऊपर आता है एडवोकेट के ऊपर। अब यहाँ पे जो 128 आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये डील करता है लेजिटिमेट चाइल्ड के साथ। अब यहाँ पे जो पहला जो एक जनरल रूल बताया गया है, अगर शादी के बाद 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट है, अगर डिसोल्यूशन के बाद भी दो साल के बाद पैदा होता है तो वो उसको इस आर्टिकल के उसको लेजिटिमेट करार दिया गया है। अब उसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हस्बैंड रिफ्यूज़ कर दें तब वो एक्सेप्शन बन जाती है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 129 है वो डील करता है कोर्ट में प्रिज्यूम आर एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। कोर्ट कुछ फैक्ट्स को कुछ उनको प्रिज्यूम कर सकती है, उनको एक्सरसाइज कर सकती है। अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर फॉर सपोज बाप के सामने दूसरे बेटे के सामने अगर किसी मतलब उसके बाप को मारा जा रहा हो तो वो कोर्ट में आगे बताता है कि उन लोगों ने मेरे सामने मारा है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है जो ब्लड रिलेशनशिप होता है वो मतलब खून खोलता है उसका कि वो मेरे बाप मार रहे हैं तो वो उसका बदला लिया, उनको रोके या उनसे जाके वो लड़े। तो अगर वो कुछ नहीं करता, कहता है उन्होंने मेरे बाप को मारा, मैंने उनको देखा वो मेरे बाप को मारे थे, उसके बाद मैं उनको हॉस्पिटल ले गया, तो ये एक मतलब कि एक नेचुरल जो इंसान का बिहेवियर होता है उसके अगेंस्ट है, तो कोर्ट ये सारी चीज़ें प्रिज्यूम कर सकती है।
और दूसरा ये यहाँ पे जो चीज़ है अकम्पलिस वाली, अकम्पलिस का मतलब ये होता है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि वो अपने जो साथी हैं उनको धोखा दे रहा है, तो वो हमें धोखा कैसे नहीं दे सकता। तो इस वजह से वो क्या चेक करते हैं, कोलैबोरेशन चेक करते हैं, क्या कि उसकी स्टेटमेंट में और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो जो एक्ट हुआ है, उनके आपस में कोलैबोरेशन है कि नहीं है। अगर कोलैबोरेशन होगी देन इट विल बी द एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस, अदरवाइज इट विल नॉट बी द एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। अब ये जो 129 में जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन दी गई हैं, तो वो सारे के सारे कोर्ट्स के पास अख्तियारात हैं कि कोर्ट उन चीज़ों को खुद से प्रिज्यूम कर सकती है। ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जो नेचुरल बिहेवियर होता है, उन चीज़ों को कोर्ट क्या कहते हैं फॉलो कर सकती है, उनको एक्सरसाइज कर सकती है। सो ये सारा कुछ था बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। स्टार्ट में हमने प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया और उसके बाद हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया। थैंक यू ऑल।